हेलो गाइज, मैं सुनील पारिक हर्षित चौधरी के साथ टी सीरीज क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का अपना जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा स्थिर विद्युतिकी। ठीक है, इस पॉइंट के अंदर अपन जो बात करेंगे, पॉइंट के अंदर दो पार्ट आते हैं। एक तो आता है अपना आवेश और विद्युत क्षेत्र। ठीक है, यानी कि पहला जो भाग है वो क्या है, आवेश और विद्युत क्षेत्र। जो दूसरा इसका जो पार्ट है वो है विभव, विभवांतर और संधारित्र। ठीक है, तो इसके अंदर अपन पार्ट फर्स्ट की बात करने वाले हैं। तो पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन बात करने वाले हैं आवेश की, यानी आवेश क्या होता है और आवेश के प्रकार क्या होते हैं, और इसके अलावा आवेश के मात्रक और प्रतीक क्या होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वह स्थिर विद्युतिकी है क्या, उसके बारे में। तो मैं आपको बता देता हूँ, स्थिर से सब मिल गया आपको, क्या हो गया, स्थिर आवेश, यानी कि स्थिर विद्युतिकी का मतलब होगा स्थिर आवेशों का अध्ययन। स्थिर आवेशों का अध्ययन यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर किसका अध्ययन किया जाए, स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाए, तो वो क्या कहलाएगा, आपका स्थिर विद्युतिकी आपका कहलाएगा। ठीक है, स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। स्थिर आवेश बोले तो, स्थिर बोले तो फिक्स, एक जगह नियत, यानी कि वो चल नहीं सकते, वो एक जगह क्या रहते हैं, नियत रहते हैं, चल नहीं सकते, ना तो वो इधर उधर भाग सकते हैं, एक जगह क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, नियत रहते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे अपने आवेश जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे। बाद में जब वो आवेश चलेंगे तो अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्युत धारा बह जाएगी। उसके बारे में अपन बाद में बात करें। सबसे पहले अपन आवेशों को क्या रखना है, स्थिर रखना है। तो आवेशों के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ द्रव्यमान के बारे में। किसके बारे में, द्रव्यमान के बारे में। द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास। द्रव्यमान बोले तो मास। अब ये द्रव्यमान होता क्या है, यानी कि किसी वस्तु में अपना क्या होता है, द्रव्यमान होता है फिक्स, यानी जिस प्रकार एक आदमी का वजन होता है उसी प्रकार क्या होता है, एक द्रव्यमान होता है। हर चीज़ में अपना ये क्या होता है, द्रव्यमान। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु में क्या है, एक द्रव्यमान। द्रव्यमान की वजह से वहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होता है, एक बल लगता है। क्या लगता है, एक बल। जिस प्रकार अपनी पृथ्वी पे क्या लगता है, एक बल। अब कौन सा बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, यानी मास की वजह से यहाँ पे बल कौन सा लग गया, पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लग गया। ठीक है, और इसी वजह से वहाँ पे मान लो अगर किसी वस्तु में, ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, मार्कर। इस मार्कर में क्या है, एक द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है, फिक्स होता है, चेंज बार बार नहीं होता। इस द्रव्यमान की वजह से ये पृथ्वी जो होती है इसको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करती है, और इसमें द्रव्यमान नहीं होता तो इसको पृथ्वी अपनी तरफ नहीं खींचती, यानी आकर्षित नहीं करती। ठीक है, तो द्रव्यमान की वजह से यहाँ पे द्रव्यमान की वजह से या तो गुरुत्वाकर्षण बल पैदा हो जाता है, या उसका अनुभव होता है, या तो अनुभव होता है या बल पैदा हो जाता है। अगर पृथ्वी के अंदर मान लीजिए द्रव्यमान नहीं होता तो उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल भी पैदा नहीं होता, और ना ही वहाँ पे बल लगता, और उसकी वजह से अपन ना ही अनुभव कर पाते। अगर अपने पास मास यानी द्रव्यमान नहीं होता तो अपन इस गुरुत्वाकर्षण बल को अनुभव नहीं कर पाते। ठीक है, और अगर अपने पास ये द्रव्यमान है तो अपने इस बल को क्या कर पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। तो द्रव्यमान की वजह से बल पैदा हो जाते हैं। उसी प्रकार अपना जो आवेश होता है, क्या होता है, आवेश। आवेश के अंदर भी अपना क्या होता है, द्रव्यमान। इसी द्रव्यमान की वजह से, यानी इसी गुण की वजह से वो क्या करता है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण धर्म है जिससे यह विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसके प्रभाव को उत्पन्न करता है। यानी कि अगर आपके पास कोई आवेश है, आपके पास क्या आवेश, जिस प्रकार आपके पास क्या था, द्रव्यमान। द्रव्यमान की वजह से यहाँ पे क्या पैदा हो गया था, गुरुत्वाकर्षण बल पैदा हो गया था। उसी प्रकार अगर आपके पास आवेश है तो यहाँ पे आपका क्या पैदा हो जाएगा, विद्युतीय क्षेत्र। क्या पैदा होगा, विद्युतीय क्षेत्र, या विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अगर आपके पास विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र जब पैदा हो जाते हैं, अगर कई बार पैदा नहीं होते हैं तो भी इनके प्रभावों को क्या उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, आवेश पहले से ही था उसके अंदर, तो उसके ऊपर मान लीजिए किसी वस्तु के अंदर, ये मान लीजिए मेरे पास क्या कोई वस्तु, इसके अंदर पहले से क्या है, मेरे पास क्यू आवेश है। क्या है इसके अंदर, क्यू आवेश। तो अपन इस आवेश को अनुभव करने के लिए इसके पास दूसरा आवेश अपने को लेके आना पड़ेगा। जिस प्रकार ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक चुंबक, इसमें एन और एस पोल है। अगर आपको एस पोल का पहचान करना है, अनुभव करना है एस पोल का, तो इसके पास क्या लेके आना पड़ेगा, मेरे को एस पोल लेके आना पड़ेगा या एन पोल लेके आना पड़ेगा। तभी इसका मेरे को क्या होगा, अनुभव होगा कि यहाँ पे एक चुंबकीय बल है। और अब मैं चुंबक नहीं लेके आता हूँ यहाँ पर, या अन्य कोई चीज़ जैसे चुंबकीय चीज़ नहीं लेके आता हूँ यहाँ पर, तो मेरा यहाँ पे अनुभव नहीं होगा। उसी प्रकार यहाँ पे भी इसका अनुभव किया जा सकता है। किसके माध्यम से, विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र जो है इसके, उसके अंदर दूसरा आवेश लेकर ले आऊँ तभी इसका अनुभव किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं अपन आवेश की संकल्पना के बारे में, यानी कि आवेश की संकल्पना जो होती है वो किस प्रकार दी जाती है।
देखिए अब इसकी संकल्पना के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं बात करता हूं सबसे पहले सोडियम का एक एग्जांपल ले लेता हूं सोडियम का। किसका ले लेता हूं? सोडियम का। और सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं 11। और प्रोटॉन भी कितने होते हैं? 11। ठीक है, प्रोटॉन भी आपके कितने होते हैं? 11। अगर मान लीजिए अगर मैं इसकी कक्षाओं की बात करूँ, मतलब पहली कक्षा दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे? तो 2 8 1, 2 8 है 1, यानी कि 8 2 10 1 है 11। टोटल कितने होंगे? 11। यानी पहली कक्षा में 2 होंगे, दूसरे में 8 होंगे, तीसरे में 1 होगा। अगर इसका जो अंतिम कक्षा है, अंतिम वाली जो ऑर्बिट है इसकी, अंतिम वाली जो ऑर्बिट है इसकी यानी कक्षा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? मतलब अपना एक अष्टक पूरा करने के लिए इसको या तो क्या करना चाहिए, अपना एक 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने चाहिए या 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करना चाहिए या दान करना चाहिए। यानी कि जब आपकी अंतिम कक्षा अष्टक पूरा हो जाता है तो वो वस्तु ना तो इलेक्ट्रॉन ले सकती है और ना ही वो इलेक्ट्रॉन दे सकती है। यानी किसी भी पदार्थ की अंतिम कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए तो वो पदार्थ आपका ना तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ना ही दे सकता है। तो यहाँ पे अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो या तो ये 7 ले सकती है या 1 दे सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे आसान काम कौन सा रहेगा? तो मैं सीधी सी बात कहूँगा कि 1 त्याग करना ही यहाँ पे क्या रहेगा? आसान। जब ये मान लीजिए इसने क्या कर दिया? त्याग कर दिया 1 इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके? 10। कितने हो जाएंगे? 10। तो यहाँ पे 2 8 रह जाएंगे। और प्रोटॉन आपके कितने रहेंगे? वही रहेंगे जितने पहले थे। ठीक है, उसी प्रकार मैं अगर बात करूँ, सॉरी मैं उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे प्रोटॉन कितने हो गए? 11 और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया यहाँ पे आपका? कम हो गया। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है किसी जगह पर, जब इलेक्ट्रॉन कहीं पे कमी होती है तो वो क्या कहलाता है? आपका धनावेश। इस सोडियम के ऊपर क्या लग जाएगा? आपका Na++ लग जाएगा, Na+ लग जाएगा। यानी कि ये वस्तु क्या होगी आपकी? ये पदार्थ क्या हो गया? धनावेश। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? धनावेश। अब बात करता हूँ मैं क्लोरीन की। उसी प्रकार बात करें तो क्लोरीन की। अब क्लोरीन जो आपका है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 17। कितनी होती है? 17। और इनको बांटू में 2 8 7। ठीक है, और जो प्रोटॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 17। क्लोरीन की बात करूं तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 होती है, प्रोटॉन कितने होते हैं? 17। और उनको मैंने बांट दिया 2 8 7 के अंदर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वही बात है सेम। यहाँ पे या तो अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ले या 7 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 7 इलेक्ट्रॉन त्याग करने की और 1 इलेक्ट्रॉन लेने की, तो जो बढ़िया काम जो आसान रहेगा इसके लिए वो कौन सा रहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ले, क्योंकि 7 त्याग करना क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है यहाँ पर। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? टोटल 18। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 18। और प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 17। मतलब प्रोटॉन चेंज नहीं होते, इलेक्ट्रॉन आपके क्या होते हैं? चेंज होते हैं, बार बार किसी से लेना अथवा देना। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। जब 18 हो गए तो यहाँ पे किस प्रकार बांट दिया जाता है इनको? 2 8 8 के अनुसार। अब 1 इलेक्ट्रॉन जब ले लिया तो जब लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे क्या लग जाता है? माइनस, यानी अधिक। यहाँ पे ये वस्तु क्या हो जाती है आपकी? ऋणावेश। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक चीज़ की कमी पड़ गई थी, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ गई थी और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई थी। तो ये वस्तु आपकी कहलाई धनावेश और ये वस्तु आपकी होगी ऋणावेश। ठीक है, ये बात थी इसकी इलेक्ट्रॉन की। और इसी आधार पे क्या देखा जाता है? इस आवेश की संकल्पना दी जाती है। तो देखिए आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो धनावेशित, व इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो क्या कहलाती है? आपकी ऋणावेशित कहलाती है। यानी कि यहाँ पे वस्तु में क्या हो गई? 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो ये क्या कहलाई? आपकी धनावेशित। और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी हो गई तो ये वस्तु आपकी क्या कहलाई? ऋणावेशित। ठीक है, ये बात थी आवेश की संकल्पना। तो आपको कहीं पर जब भी पूछा जाए आवेश की संकल्पना किसके आधार पर दी जाती है, वो दी जाती है आपके इलेक्ट्रॉन के आधार पर। सोचेंगे क्या यहाँ पे मेरे पास प्रोटॉन भी था तो प्रोटॉन के आधार पर अपने संकल्पना क्यों नहीं दी, इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही संकल्पना क्यों दी? तो इसका एक छोटा सा ही उत्तर है। देखिए आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वो हल्का होता है। क्या होता है? वजन में जो इसका द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? कम। द्रव्यमान क्या होता है? कम। किसकी अपेक्षा? प्रोटॉन की अपेक्षा। अब होता कितना है तो मैं बता देता हूँ। जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है आपके पास, उसका 1837 गुना वजनी होता है। कौन? प्रोटॉन। मतलब जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1837 गुना
बराबर किसका आ जाएगा, आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान आपका पास है आ जाएगा। यानी कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान आपके पास होता है वो 1837 गुना होता है किसका, एक इलेक्ट्रॉन का। मतलब आपके पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन है उसका 1837 गुना अगर आप कर लोगे तो प्रोटॉन का क्या आ जाएगा, द्रव्यमान। यानी कि सीधी सी बात अगर मैं बोल लूँ तो प्रोटॉन क्या होता है, द्रव्यमान में ज़्यादा। प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, ज़्यादा। ये तो बात हो गई ये। अब दूसरी जब मैं बात करूँ तो प्रोटॉन कहाँ पे रहते हैं, नाभिक के अंदर। कहाँ पे रहते हैं, नाभिक के अंदर। अब नाभिक के अंदर दुनिया का सबसे खतरनाक एक बल लगता है, उस बल का नाम है परबल, नाभिकीय बल, परबल नाभिकीय बल। तो ये जो वाला जो बल है इसकी वजह से आपके जो प्रोटॉन होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, नाभिक के अंदर बंधे हुए रहते हैं। मान लीजिए प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, दो प्रोटॉन के बीच में कौन सा बल लगता है, परबल नाभिकीय बल लगता है। इसकी वजह से दोनों प्रोटॉन क्या रहते हैं, चिपके हुए। अरे बल वहाँ पे नहीं हो तो क्या होगा कि ये जो आपके प्रोटॉन हैं वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे और इधर उधर बिखर जाएंगे। और बाहर का इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में क्या करते हैं, गति करते हैं। कहाँ पे गति करते हैं, कक्षाओं में। ऑर्बिट्स के अंदर बाहरी जो कक्षाएं होती हैं वहाँ पे कौन गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक तो बात हल्के होते हैं और वहाँ पे इस बल का जो मान होता है वो क्या होता है, कम या शून्य होता है, कम या शून्य होता है। इसकी वजह से ये बल नहीं लगता। और प्रोटॉन के मध्य कौन सा बल लगता है, प्रबल नाभिकीय बल। इसकी वजह से ये आपका जो नाभिक होता है किसी भी पदार्थ की, जो परमाणु कंस्ट्रक्शन जो बनावट होती है उसके अंदर जो नाभिक होता है उसके अंदर कौन स्थापित रहते हैं, प्रोटॉन। ठीक है, तो वो बाहर नहीं निकल पाते। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बल की वजह से, बल की वजह से। अब बल का नाम मैंने बता ही दिया कि प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, तो आपको अगर कोई पूछ ले कि आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पे क्यों नहीं दी जाती, तो आपका जो सीधा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1837 गुना ज़्यादा होता है किसकी अपेक्षा, इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा। दूसरी बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पे एक प्रबल नाभिकीय बल लगता है, उसकी वजह से आपका प्रोटॉन एक नाभिक के अंदर क्या रहता है, स्थायी या स्थापित रहता है, तो वो बाहर नहीं निकल पाता। अब हम बात करने वाले हैं आवेशों के प्रकार के बारे में। तो देखते हैं आवेशों का प्रकार। देखते हैं आवेशों का प्रकार। आवेशों का प्रकार, आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अपने पास पॉजिटिव वाले आवेश, एक होते हैं अपने पास नेगेटिव वाले आवेश। पॉजिटिव वाले बोलते हैं धनावेश, क्या बोलते हैं, धनावेश। और नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं, ऋणावेश। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की क्या पड़ जाती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या पड़ जाती है, एक इलेक्ट्रॉन। मान अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन आपके था पहले वाला, जो आपके यहाँ पे क्या था, सबसे पहले मैंने दिया था सोडियम। सोडियम में कितने थे, 11। और उसको एक या तो एक क्या कर दे, त्याग कर दे, सॉरी साथ ले ले, या एक है त्याग कर दे। तो उसने क्या किया, एक त्याग कर दिया, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गई, एक प्रकार से अधिकता थी उसके पास। यानी यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होती है, कमी। ठीक है, यानी कि एक तो होते हैं धनावेश, एक होता है ऋणावेश। जिस प्रकार की मैं बात करूँ, ये मान लीजिए मेरे पास कोई वस्तु लटकी हुई इस प्रकार। ठीक है, क्या लटकी हुई वस्तु, इस पे आवेश हैं पॉजिटिव वाले। और इसके पास अगर मैं दूसरी वस्तु लेके आता हूँ, ये मान लीजिए मैं दूसरी वस्तु लेके आया, कौन सी वाली, पॉजिटिव वाली। मतलब मेरे पास कोई वस्तु यहाँ पे लटकी हुई थी, तो उसके पास मैं दूसरी वस्तु लेके आया, कौन सी वाली, पॉजिटिव वाली। तो ये पॉजिटिव ये इसको क्या मारेगा, इधर धक्का मारेगा, ये इसको इधर धक्का मारेगा। तो ये वस्तु आपकी क्या हो जाएगी, इधर की तरफ रोटेट करने लग जाएगी, मतलब उधर की तरफ रोटेट कर जाएगी वस्तु। और उसी प्रकार अगर मैं बात करूँ, ये मान लीजिए मेरे पास कोई दूसरी वस्तु थी, ये मान लीजिए दूसरी वस्तु, और इसके ऊपर आवेश कौन सा था, पॉजिटिव वाला आवेश। ये लीजिए पॉजिटिव वाला आवेश। इसके पास अगर मैं दूसरी वस्तु लेके आता हूँ जिसमें कौन सा आवेश है, ऋणात्मक आवेश। यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव आवेश वाली वस्तु थी, यहाँ पर ऋणात्मक आवेश वाली वस्तु है। जब पॉजिटिव वाले के पास पॉजिटिव लेके आया तो ये इधर की तरफ क्या कर गई, रोटेट कर गई। जब इस नेगेटिव वाले के पास, पॉजिटिव वाले के पास मैं किसको ले आया, नेगेटिव वाली ऋणावेशित वाली वस्तु को ले आया, तो ये क्या करेगी, इसको अपनी तरफ खींचेगी।
और ये इसको अपनी तरफ खींचेगी। तो इस प्रकार दोनों जब एक दूसरे को आकर्षित करेगी तो क्या होगा, ये वस्तु इस प्रकार क्या कर जाएगी, रोटेट, और इसमें इस प्रकार क्या कर जाएगी, रोटेट। यानी कि अपने पास एक तो हो गया पॉजिटिव से पॉजिटिव, एक हो गया नेगेटिव से नेगेटिव, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है कि पॉजिटिव से जब पॉजिटिव लेके आता हूँ वहाँ पे क्या होता है, प्रत्याकर्षण। यहाँ पे क्या होता है, प्रत्याकर्षण, ठीक है। और नेगेटिव के पास पॉजिटिव या पॉजिटिव के पास नेगेटिव लेके आता हूँ तो वहाँ पे क्या होता है, मेरे पास आकर्षण, ठीक है। और ये समान जाति के आवेश हैं, क्या समान जाति के आवेश, इनको क्या बोलते हैं, सजातीय आवेश। सजातीय आवेश इनको क्या बोलते हैं, विजातीय आवेश। यानी कि मैं बता देता हूँ आपको, पॉजिटिव के पास अगर पॉजिटिव आवेश को लेके आया जाए तो वहाँ पे क्या होता है, एक बल लगता है, उस बल का नाम है प्रत्याकर्षण बल, यानी दूर धकेलने की कोशिश आपके होती है। अगर पॉजिटिव के पास नेगेटिव है, नेगेटिव के पास पॉजिटिव लेके आऊँ मैं तो वहाँ पे मेरे पास क्या होता है, आकर्षण, अट्रैक्शन होता है दोनों आवेशों का, उसकी वजह वो चिपकने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा आवेश होते हैं, विजातीय आवेश। विजातीय आवेश के मध्य हमेशा कौन सा बल लगता है, आकर्षण का बल लगता है। और सहजातीय आवेश के मध्य कौन सा बल लगता है, प्रत्याकर्षण का बल लगता है। सहजातीय बोले समान आवेश, विजातीय बोले तो असमान आवेश, ठीक है। ये थे आवेशों के प्रकार। अब अपन जो बात करने वाले वो करने वाले हैं, आवेश एचर होता है। क्या होता है आवेश एचर, आवेश एचर होता है। तो देखिए आवेश एचर होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। मान के चलिए आपके पास कोई एम नोट द्रव्यमान की क्या है, एक वस्तु, एम नोट द्रव्यमान की आपके पास क्या है, कोई वस्तु, उसको मैं वी वेग से क्या कर रहा हूँ, भगा रहा हूँ। वी वेग से उसको वस्तु को क्या कर रहा हूँ, धक्का दे रहा हूँ, भगा रहा हूँ उस वस्तु को, ठीक है। जब मैं एम नोट की वस्तु को वी वेग से जब भगाता हूँ तो उसके द्रव्यमान में क्या आती है, कमी आती है। द्रव्यमान में क्या आती है, कमी। अब आइंस्टीन नाम का वैज्ञानिक था, कौन था, आइंस्टीन। उसने जो फॉर्मूला बताया था कि जब एम नोट एक वस्तु, उसको वी वेग से जब भगाया जाए तो उसके द्रव्यमान में होने वाली कमी, यानी कि द्रव्यमान में होने वाले परिवर्तन अपन किस प्रकार देख सकते हैं, डेल्टा एम बराबर एम नोट 1 माइनस वी की स्क्वायर बटे सी की स्क्वायर, ठीक है। ये आइंस्टीन ने फॉर्मूला दिया था कि अगर अपने पास एम नोट की एक वस्तु है, उसको वी वेग से जब मैं चलाता हूँ, ये भगाता हूँ, तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। क्या होता है, परिवर्तन, चेंजेज होते हैं कुछ, और उसकी वजह से तो जो परिवर्तन होते हैं वो इस फॉर्मूले द्वारा निकाले जा सकते हैं। ये बात किसने बोली थी, आइंस्टीन ने। और यहाँ पे एम नोट जो है आपका क्या है, स्थिर वस्तु का द्रव्यमान, स्थिर वस्तु का द्रव्यमान, स्थिर वस्तु का द्रव्यमान। यानी कि आपके पास ये वस्तु जब स्थिर थी, उसका जब द्रव्यमान जो था वो कितना द्रव्यमान था। और यहाँ पे सी क्या है, यहाँ पे सी की स्क्वायर, वो है प्रकाश का वेग, जो आपका क्या होता है, प्रकाश का वेग, वो होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और वी यहाँ पे क्या है, वस्तु का वेग, वस्तु का वेग। और यहाँ पे डेल्टा एम क्या है, वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन, ठीक है। यानी कि अपने पास कोई, मान लीजिए मेरे पास क्या मार्कर, इसको मैं तेज भगाता हूँ, क्या करता हूँ, तेज भगाता हूँ, इसके द्रव्यमान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, या ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो इसमें जो परिवर्तन होता है वो इस फॉर्मूले द्वारा अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मेरे को पता तो लग गया कि अपने पास द्रव्यमान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। पर तो बात चलिए आवेश की, किसी बात चलिए आवेश की, आवेश के अंदर द्रव्यमान का कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं बता देता हूँ आपको, अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान है, ये मान लीजिए मेरे पास कोई वस्तु थी, एम नोट की जो वस्तु थी मेरे पास, उसके अंदर पहले से क्या है, मेरे पास आवेश, ठीक है। अगर मैं इस वस्तु को भगाता हूँ या वी वेग से ले जाता हूँ इस वस्तु को, तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। परंतु इसके अंदर जो आवेश हैं, इसके अंदर क्या आवेश, उस आवेश में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। इसीलिए आवेश आपका क्या होता है, एचर। आवेश एचर होता है क्योंकि वेग के साथ परिवर्तन नहीं होता, वेग के साथ परिवर्तन नहीं होता है। तो समझ गए होंगे आप कि आवेश एचर होता है, वेग के साथ परिवर्तन नहीं होता, और द्रव्यमान आपका वेग के साथ क्या होता है, परिवर्तन। अगर आपको कहीं पर पूछा जाए कि द्रव्यमान और आवेश में क्या डिफरेंस है, तो यही एक ही डिफरेंस है कि आवेश एचर होता है, द्रव्यमान चर होता है। द्रव्यमान में परिवर्तन होता है जब भी आपकी कोई वस्तु
या कोई पदार्थ आपका v वेग से गति करता है तो उसके अंदर कमी या वृद्धि देखने को मिलती है, परंतु जब आपका जो आवेश है उसके अंदर कमी या वृद्धि देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो ये बात थी अपने आवेश की। तो अब अपन जो बात करने वाले हैं आवेश की मात्रक की बात, यानी आवेश के मात्रक होते क्या हैं। आवेश के मात्रक, तो अब आपने 10th क्लास में हर जगह पढ़ा होगा कि आवेश बराबर I इंटू टी, आवेश बराबर I इंटू टी, या आपने ये पढ़ा होगा I बराबर Q अपॉन टी। ठीक है, Q यहाँ पे क्या होता है आवेश, यहाँ पे I क्या होता है करंट, T क्या होता है यहाँ पे टाइम। तो ये क्या होता है करंट, करंट को किस में मापा जाता है एम्पियर में, किस में मापा जाता है एम्पियर में, और उसमें को सेकंड में। और मैं इसकी एसआई मात्रा की बात करूँ, एसआई मात्रा की अगर मैं बात करूँ तो अब इसका एसआई मात्रा क्या होता है एम्पियर सेकंड या कूलाम। कूलाम भी इसका क्या होता है एक ऐसी मात्रा जो एक वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया है। इसके अलावा मैं इसके सीजीएस मात्रा की अगर बात करूँ तो सीजीएस मात्रा जो इसका होता है वो क्या होता है स्टेट है कूलाम, क्या होता है स्टेट है कूलाम। ठीक है, सीजीएस मात्रा क्या होता है स्टेट कूलाम। अब स्टेट कूलाम और इस कूलाम के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में बता देता हूँ आपको मैं। तो स्टेट कूलाम और जो आपका कूलाम होता है उसके बीच में एक कूलाम बराबर 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम। अन्य मात्रक की बात करते हैं, इसका अन्य मात्रक, एक इसका अन्य मात्रक होता है विद्युत चुंबकीय मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक। अब विद्युत को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है EMU। तो EMU और कूलाम के मध्य जो संबंध होता है वो क्या होता है एक कूलाम बराबर 1/10 EMU। ये भी आपको याद रखना है, ये क्या होता है फिक्स होता है एक कूलाम बराबर 1/10 EMU। और बड़ी मात्रकों की बात की जाए, बड़े मात्रा की अगर बात की जाए तो बड़ा मात्रक होता है फेरेड, क्या होता है फेरेड। एक फेरेड बराबर 96,500 कूलाम होते हैं, क्या होता है 96,500 कूलाम। ये छोटे मात्रक थे और एक फेरेड बराबर क्या होता है 96,500 कूलाम। इसके अलावा इसके अन्य मात्रक भी होते हैं, ये कैसे है इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे एक अलग वीडियो में। तो इसके छोटे मात्रक भी होते हैं, छोटे जो मात्रक होते हैं वो क्या होते हैं मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। ठीक है, मिली का मतलब जो होता है 10⁻³ माइक्रो का मतलब 10⁻6, नैनो का मतलब 10⁻9 और पिको का मतलब होता है 10⁻12। ठीक है, तो इस पर अपने मात्रक बन सकते हैं मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम या नैनो कूलाम, पिको कूलाम। मिली की जगह 10⁻³ कूलाम, माइक्रो का मतलब 10⁻6 कूलाम, नैनो का मतलब 10⁻9 कूलाम और पिको का मतलब 10⁻12 कूलाम। तो इस प्रकार अपने मात्रक बनाए जा सकते हैं। तो ये वीडियो अपना यहीं तक रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।